देखिए, वॉर का नाम सुनकर न्यूज़ चैनल और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है कि वॉर हो रही है। एक नया टॉपिक मिल जाता है डिस्कशन करने के लिए। एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है जो नॉर्मल न्यूज़ देखने में, मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखने में नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग एक्चुअली में वॉर जोन में होते हैं या फिर उनके परिवार वाले वॉर जोन में होते हैं, उनको वॉर का नाम सुनकर एक्साइटमेंट नहीं होती, बल्कि उनको डर लगता है। इस चीज का वो लोग ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिनके अपने भाई, फादर या परिवार का कोई मेंबर कारगिल वॉर, 1965 वॉर या फिर किसी अन्य वॉर में था। देखिए, दुनिया की कोई भी कंट्री वॉर लाइक सिचुएशन नहीं चाहती। कोई कंट्री यह नहीं चाहती कि उसको या उसके देश के लोगों को कभी वॉर देखनी पड़े। इनफैक्ट रशिया भी जो अभी अटैक कर रहा है, उसको भी अच्छे से पता है कि वॉर से कंट्री अपने आप को रिस्क पर डाल देती है, भले ही वह कितनी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि रशिया को उसको यूक्रेन के ऊपर अटैक करना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया ने कुछ शर्तें रखी हैं। अगर वह शर्तें मान ली गई होती तो रशिया कभी अटैक नहीं करता। अगर आप उन शर्तों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वह शर्तों में नेटो और यूएसए से डिमांड कर रहा है, यूक्रेन से नहीं कर रहा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमला यूक्रेन पर हो रहा है? देखिए, इस पूरी सिचुएशन में यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा बना है जिसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। और यूक्रेन मोहरा क्यों बना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक टाइम था जब यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था और उस टाइम रशिया नहीं, यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर का डिवीजन हुआ और जब डिवीजन हुआ तो कई सारे छोटे छोटे देश बने और उनमें से एक देश था यूक्रेन। यूक्रेन का सेपरेशन रशिया के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था और सेपरेशन भले ही हो गया हो, बट यूक्रेन चलता रशिया के हिसाब से ही था। पुतिन हमेशा से कहते आए हैं कि रशिया एंड यूक्रेन अलग नहीं है, दोनों सेम कल्चर और हिस्ट्री शेयर करते हैं। इनफैक्ट 2021 में पुतिन ने एक नोट भी लिखा था जिस पर उन्होंने यूक्रेन और रशिया के रिलेशंस के ऊपर काफी कुछ लिखा था कि कैसे वो एक सिमिलर कल्चर और हिस्ट्री शेयर करते हैं। यूक्रेन एंड रशिया में ऐसे रिलेशन थे कि एनपीटी के तहत 1996 में यूक्रेन अपने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया को देकर आ गया था। अगर आज वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूक्रेन के पास होते तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। यूक्रेन की जो आबादी है उसमें करीब 30% लोग रशियन हैं, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और रशिया को सपोर्ट करते हैं। ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट जहां प्रो रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है और रशियन बॉर्डर से लगा हुआ है। जैसे जैसे आप ईस्टर्न यूक्रेन से वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ चलेंगे, प्रो रशियन आबादी कम होती जाएगी और वेस्टर्न यूक्रेन की साइड में यूक्रेन की नेटिव पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। 2014 से पहले यूक्रेन और रशिया के रिलेशंस काफी अच्छे थे और वो इसलिए थे कि 2014 तक यूक्रेन पे जो गवर्नमेंट थी वो रशिया के हिसाब से चलने वाली सरकार थी। सारी पॉलिसीज रशिया के हिसाब से ही होती थी। यूएस और यूके में इतना दम नहीं था कि वो यूक्रेन को बहला ले। फिर 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन को अपने हिसाब से चला नहीं पाई और यूक्रेन यूएस और यूके के इन्फ्लुएंस में आ गया। यूक्रेन में भी दो ग्रुप्स हैं, एक जो रशियन बोलते हैं और प्रो रशियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और दूसरे वो यूक्रेन के नेटिव हैं। इन लोगों का माइंडसेट यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा रहता है और ये लोग बीच बीच में आवाज भी उठाते रहते हैं कि गवर्नमेंट प्रो रशियन है और इससे रशियन लोगों को ज्यादा फायदा होता है। 2010 से 2014 तक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर विक्टर थे और उन्हें प्रो रशियन कहा जाता था। उनको यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में बुलाया गया जहां इनको यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफर किया गया, जिसको वे मना करके चले आए। इस डिसीजन के लिए यूक्रेन में इनके खिलाफ जम के प्रोटेस्ट हुए और यह प्रोटेस्ट नवंबर 2013 में शुरू हुए और फरवरी 2014 तक चले।
यह प्रोटेस्ट इस लेवल के हुए कि मिस्टर विक्टर को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा और इन्होंने रशिया के अंदर जाके शरण ले ली। इस इंसिडेंट के बाद आने वाली सभी प्रेसिडेंट यह समझ गए थे कि अगर रशिया की जी हजूरी ज्यादा की तो खुद का पावर में रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब इंडिया में कोई सरकार आए और पाकिस्तान का गुणगान करने लगे तो वो सरकार कितने दिन चल पाएगी। अब यहां से यूक्रेन के पास दो ऑप्शन थे, एक कि वो रशिया की जी हजूरी में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, और दूसरा था कि अपने आप को यूरोपियन कंट्रीज की तरफ इंक्लाइन करे। यूक्रेन की पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से समझ पा रही थी कि उनके देश की पॉपुलेशन क्या चाहती है, और 2014 के बाद धीरे धीरे यूक्रेन का झुकाव रशिया की तरफ कम और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बढ़ने लगा। यह बात रशिया अच्छे से समझ पा रहा था और उसको यह चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। रशिया नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है और पूरे यूरोप में 30% नेचुरल गैस अकेला रशिया देता है पूरे यूरोप को। जब नेचुरल गैस सप्लाई की जाती है तो वो पाइपलाइंस के थ्रू की जाती है, और जिस कंट्री के थ्रू यह पाइपलाइन निकलती है वो उस पाइपलाइन का रेंट क्लेम कर सकता है। इन पाइपलाइंस के जो रूट थे वो यूक्रेन से होकर भी जाते थे। अब 2013 तक यूक्रेन रशिया के हिसाब से चलता था, लेकिन इसके बाद से एवरी ईयर यूक्रेन ने $33 बिलियन रशिया से क्लेम करना शुरू कर दिया। 2014 तक यूक्रेन रशिया का बहुत बड़ा इकोनॉमी पार्टनर था, लेकिन 2014 के बाद सिचुएशन चेंज हो गई थी। रशिया चाहता था कि यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करे। यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन यूक्रेन ने इसके लिए भी मना कर दिया। डे बाय डे यूक्रेन का यूरोपियन कंट्रीज के साथ जुड़ना रशिया को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब यूक्रेन ने नेटो मेंबर बनने के लिए अपना सीरियस इंटरेस्ट जाहिर किया। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद बनाया गया था। यह भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कई कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रेटी साइन की, और उस ट्रेटी में यह था कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो यह माना जाएगा कि सभी देशों पर हमला हुआ है, और सभी देश एक साथ मिलकर उस देश पर अटैक करेंगे जिसने हमले की शुरुआत की। हम सभी यह जानते हैं कि नेटो यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर यूएसएसआर के खिलाफ बनाया था, क्योंकि यूएसएसआर काफी स्ट्रांग था और छोटे छोटे देशों को डर था कि यूएसएसआर एक एक देश पर हमला करके उसे यूएसएसआर का पार्ट ना बना ले। जब नेटो स्टार्ट हुई तो 11 कंट्रीज थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कंट्रीज जुड़ती रहीं और आज की डेट में इसमें 30 मेंबर्स हैं। जब तक वेस्ट यूरोप में नेटो अपने मेंबर्स बढ़ा रहा था तब तक रशिया चुप था, लेकिन रशिया को दिक्कत तब शुरू हुई जब यूएस एक स्ट्रेटेजी के चलते धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को नेटो का मेंबर बना रहा था। इसमें एंटी रशियन कंट्रीज का ग्रुप बड़ा हो रहा था। दूसरा, रशिया के बॉर्डर पर यूएस की मिसाइल्स और मिलिट्री अपना बेस बढ़ा रही थी। यूएस ऑलरेडी एस्टोनिया, पोलैंड जैसी कंट्रीज को नेटो का मेंबर बना चुका था, और अब अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाता तो यूएस कभी भी चाहेगा तो रशिया के खिलाफ अटैक कर पाएगा। आप देखोगे तो नेटो ने उन कंट्रीज को हिस्सा बनाने की कभी कोशिश नहीं की जो रशिया से दूर हैं। सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को नेटो का मेंबर बनाया जा रहा था जो रशिया के बॉर्डर के आसपास है, भले ही वो कंट्री कितनी छोटी हो, भले ही वो कंट्री नेटो मेंबर बनने की क्राइटेरिया को पूरा कर पा रही हो या नहीं। अब यूक्रेन को ले, यूक्रेन तो एलिजिबल ही नहीं है नेटो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि नेटो की गाइडलाइंस कहती हैं कि बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन नेटो यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने के लिए फिर भी रेडी है। अभी 2-4 दिन पहले यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे थे कि हम ईस्टर्न यूरोप में फोर्सेस भेजेंगे जिससे कि रशिया ईस्टर्न यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज पर जबरदस्ती कब्जा ना कर ले। अगर सच में यूएस को छोटे छोटे देशों की इतनी चिंता होती तो अफगानिस्तान को रातों रात इस तरह छोड़कर भाग नहीं गए होते। अब आप यह सोच रहे होंगे
कि रशिया के बॉर्डर के पास यूएस मिलिट्री जमा हो भी गई तो ऐसा क्या हो गया कि वॉर होने लगी। दोस्तों, कंट्रीज की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मान लीजिए कि कभी अगर यूएस एंड रशिया में लड़ाई होती है तो जब तक रशिया यूएस पर एक मिसाइल भेजेगी तब तक यूएस रशिया के ऊपर 10 मिसाइल्स फेंक देगी, बिकॉज यूएस आर्मी इज क्लोजर टू रशिया और रशिया इस वजह से हमेशा डिसएडवांटेज में रहेगा। अब रशिया मैक्सिको, क्यूबा या कनाडा के साथ ट्रेटी साइन कर ले और यूएस बॉर्डर पर जाकर अपना मिलिट्री बेस बढ़ाने लगे तो यूएसए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही बात रशिया ने भी बोली है कि एग्रेशन आप लोग दिखा रहे हो, आप लोग क्यों हमारी फ्रेंडली कंट्रीज को, हमारी नेबरिंग कंट्रीज को हमारे खिलाफ कर रहे हो, क्यों आप नेटो का बहाना बना करके हमारे बॉर्डर्स पर अपनी आर्मी डिप्यूट कर रहे हो और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके आपका कौन सा पर्पस पूरा हो रहा है। लेकिन यूएस ने काफी न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखी हैं यूरोप में और सभी जानते हैं यूएस ने यह रशिया को काउंटर करने के लिए किया हुआ है। रशिया किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनना देना चाहता। यूक्रेन नेटो का मेंबर इसलिए बनना चाहता है कि वो सिक्योर हो सके और नेटो कंट्रीज के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन गया तो यूक्रेन एंड रशिया का जो 2295 किलोमीटर का बॉर्डर है वो एक्सपोज हो जाएगा। रशिया के बॉर्डर पर नेटो की फोर्सेस आकर बैठ जाएंगी, लेकिन नेटो कंट्रीज तब तक नहीं आ सकती जब तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन जाता। अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो रशिया, यूएसए एंड नेटो दोनों को यह समझा रहा है कि जब हम आपके पास तक नहीं आ रहे तो आप क्यों हमारे आसपास फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हो या करना चाहते हो। 14 जनवरी को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि रशिया डेफिनेटली वेट नहीं करता रहेगा इस चीज के लिए। रशिया ने कुछ डिमांड रखी थी और बोला था कि अगर ये डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो अटैक नहीं करेगा। अगर आप इन डिमांड्स को देखेंगे तो आपको असलियत पता चलेगी कि यूक्रेन तो सिर्फ मोरा था, असली जो लड़ाई की वजह थी वो रशिया एंड यूएसए ही है। पहली डिमांड थी कि नेटो जितनी भी मिलिट्री एक्टिविटीज ईस्टर्न यूरोप में कर रहा है वह बंद कर दे और नेटो फोर्सेस को पोलैंड और बाल्टिक कंट्री से हटा दे। दूसरी डिमांड यह थी कि नेटो रिटन में दे कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। तीसरी डिमांड थी कि यूएस की जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूरोप में हैं उसे डिसआर्म कर दे। हालांकि यूएस काफी कंसर्न रहता है पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी को लेकर, लेकिन जो उसके अपने फायदे की बात थी उससे वह पीछे नहीं हटा और रशिया की डिमांड्स को मानने के लिए मना कर दिया। अगर आप इन डिमांड्स को ध्यान से देखेंगे तो यूक्रेन से कुछ नहीं मांगा जा रहा है, जो भी मांगा जा रहा है वो नेटो और यूएस से मांगा जा रहा है। दोस्तों, यूएस का इतिहास रहा है कि एक फॉल्स सिक्योरिटी का कमिटमेंट देने के बाद जब देश बर्बादी की तरफ जाने लगता है तो यूएस उसे छोड़कर भाग जाता है। आज यूक्रेन में जो भी हो रहा है उसमें जितना जिम्मेदार रशिया है उतना ही जिम्मेदार यूएस भी है। रशिया और यूएस की दुश्मनी के चक्कर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि रशिया ने कहा है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, हम सिर्फ डीमिलिटराइजेशन कर रहे हैं। जब यूक्रेन पर रशिया का कंट्रोल आ जाएगा तो वहां की गवर्नमेंट रशिया के हिसाब से चलेगी और फिर ये जो नेटो का डर है कि यूक्रेन नेटो में मिल जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा। इस पूरी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कोई यह कह रहा है कि यूएस को बीच में आना चाहिए मदद के लिए। बाइडेन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाइडेन बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है। देखिए, वो वीक नहीं है, वो बहुत ही स्मार्ट प्रेसिडेंट है। जब वो बिना गोली चलाए वो रशिया का इतना नुकसान कर सकते हैं तो उसकी जो फ्रेंडली कंट्री है उस पर वॉर करवा सकते हैं, तो वो क्यों बीच में आएंगे। भले ही रशिया बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन यूक्रेन के लोग भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। यूक्रेन ने ऑलरेडी कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम भागेंगे, और इसमें रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी चीज, यूएस वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को लेकर सैंक्शन लगवा रहा है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि स्विफ्ट बैन लगाइए, आप कम से कम इतना तो करिए।
बट स्विफ्ट बैन पर भी यूएस ने चुप्पी साध रखी है। जितना अवॉइड हो सकेगा उतना अवॉइड करेंगे, क्योंकि यूएस की 30% नेचुरल गैसेस रशिया से ही आती हैं और स्विफ्ट बैन अगर लग गया तो यूएस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लोगों को रशिया के साथ साथ यूएस से भी पूछना चाहिए कि जब आपको पता था कि रशिया एक एग्रेसर है तो क्यों आप उसका एग्रेशन टेस्ट कर रहे थे। ये जो ह्यूमैनिटी का पाठ आप वर्ल्ड को पढ़ा रहे हो, उसी ह्यूमैनिटी के लिए अगर कुछ सेक्रीफाइस आप भी कर लेते तो जो लोग आज अपने परिवार वालों को मरता हुआ देख रहे हैं वो नहीं देखते। अगर आपके परिवार से कोई होता तो आप अपने ईगो को साइड में रखते और आप बातचीत से इस मसले का हल निकालते, और तब आपका ईगो सामने नहीं आता। ईगो की लड़ाई आप तभी करते हो जब किसी और की जान दांव पर लगी होती है। यूएस इंडिया के ऊपर भी लगातार प्रेशर बना रहा है कि रशिया के खिलाफ बयान दे, लेकिन इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वो यूएस के हिसाब से चलकर अपना नुकसान कराने वाला देश नहीं है। आप देख लेना कि इंडिया रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा। थोड़े बहुत बयान आते रहेंगे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांति से इसका सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए, लेकिन रशिया जो कर रहा है इंडिया उसको क्रिटिसाइज कभी नहीं करेगा। रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करना ही इस समय उसे सपोर्ट करना है। जियोपॉलिटिक्स में इमोशन से काम नहीं चलता है। यूक्रेन के लीडर्स ने दूसरी कंट्रीज की बातों में आके अपनी कंट्रीज के मासूम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। वो चीज इंडिया नहीं कर सकता, और इंडिया अगर रशिया के खिलाफ चला भी जाएगा तो उससे वॉर नहीं रुकेगी। सिर्फ एक ही चीज होगी कि रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान करीब आएंगे। इंडिया को भी जरूरत थी यूक्रेन की न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पे, कश्मीर के टाइम पे, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के टाइम पे, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के टाइम पे। उन हथियारों को यूज करके ना जाने इंडिया में कितने मासूम लोगों की जान चली गई। इन सभी मौकों पर यूक्रेन इंडिया के अपोजिट खड़ा था, और इसमें यूक्रेन की भी कोई गलती नहीं है। हो सकता है उस टाइम पर यूक्रेन की भी कोई मजबूरी रही होगी, और इस टाइम इंडिया की भी मजबूरी है। कंट्रीज को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जो ताकतवर होगा वो कमजोरों को चुप कराएगा। अभी यूक्रेन के साथ हुआ है, आगे ताइवान के साथ होगा। कोई बचाने नहीं आएगा, सभी तमाशा देखेंगे। यह वॉर खत्म होगा, लीडर्स फिर से हाथ मिला लेंगे, लेकिन जिनके परिवार के लोग चले गए वो कभी वापस नहीं आएंगे।